नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टू रिएक्शन थ्योरी हमने पढ़ा था। आज हम लोग उसका फेजर डायग्राम पढ़ते हैं। टू रिएक्शन थ्योरी में सेलिएंट मशीन का हम लोग फेजर डायग्राम पढ़ते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है फेजर डायग्राम ऑफ सेलिएंट जनरेटर। जो सेलिएंट जनरेटर जिसमें एच होता है और एक्स होता है, मतलब आपका ये सेलिएंट जनरेटर होता है, ये सेलिएंट रोटर होता है। तो इसका जो फेजर डायग्राम आएगा वो कैसा आएगा, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो जो ये होता है ये डायरेक्ट एक्सिस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स ए डी, और ये जो इसके 90 डिग्री होता है वो एक्स ए क्यू होता है, जो क्वाड्रेचर एक्सिस होता है। तो इसका हम लोग फेजर डायग्राम कैसे पढ़ते हैं यहाँ आप समझते हैं। तो फेजर डायग्राम ऑफ सेलिएंट जनरेटर, आर्मेचर रिएक्शन, जो सिलेंड्रिकल में आर्मेचर रिएक्शन जो होता था वो होता था एक्स ए आर। तो एक्स ए आर की वैल्यू जो होती थी वो क्या होती थी, पूरा सेम होती थी, क्योंकि एयर गैप क्या होता था सिलेंड्रिकल में बराबर होता था, इसलिए एक्स ए आर की वैल्यू हर जगह सेम होती थी। लेकिन सेलिएंट में क्या होता है, यहाँ पे एयर गैप अलग अलग होता है। डायरेक्ट एक्सिस पर एयर गैप सबसे कम होता है और क्वाड्रेचर एक्सिस पर एयर गैप सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इस आर्मेचर रिएक्शन को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया था, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। एक होता था एक्स ए क्यू और एक होता था एक्स ए आर। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट जो सिंक्रोनस मशीन का होता है, यहाँ हमने जनरेटर लिया है, वो वही रहेगा जो पहले था, बस डिफरेंट ये है यहाँ पर जो हमने एक्स ए आर लेते थे, यहाँ पर एक्स ए आर की जगह क्या लेते हैं एक्स ए डी और एक्स ए क्यू लेते हैं। आपने देख लिया। और यहाँ जो करेंट होता था वहाँ पर करंट आर्मेचर करंट आईए होता था, यहाँ पर आर्मेचर करंट को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आईए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई डी प्लस आई क्यू, ये फेजर सम होता है। तो इसका मुझे इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टर्मिनल वोल्टेज में से, इस टर्मिनल वोल्टेज में से ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप और ये वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ईएफ प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। ये पहले हम इसका क्या है सिस्टमैटिक बनाएंगे फेजर डायग्राम, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो एक्स आई ए डी और आई ए क्यू से जो पैदा होता है ये क्या होता है, एक एफ डी होता है और एक एफ क्यू होता है। आपको पता है ये डायरेक्ट एक्सिस, इसके दो नेचर होते हैं। अगर जनरेटर लैगिंग पावर फैक्टर में होगा तो ये क्या करेगा, ये डीमैग्नेटाइजेशन नेचर का होगा, डीमैग्नेटाइजेशन नेचर का होगा। अगर लीडिंग का होगा तो ये मैग्नेटाइजेशन नेचर का होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। और ये हमेशा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लोड लीडिंग हो या लैगिंग हो। अब देखिए जैसे हमने बात किया, जैसे यहाँ पर हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं लैगिंग के लिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या ड्रा करना है, सबसे पहले इन दोनों करंट को ड्रा करना है। तो आपका जो जैसे आपका मेन फील्ड हमने मान लिया ये है, मेन फील्ड हो गया। तो ये अगर लैगिंग है, सो ध्यान दीजिए, अगर लैगिंग है तो क्या होगा, लैगिंग है तो ये क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन नेचर का होगा। तो ये हमने ईएफ ले लिया, ये हमेशा क्या आपको पता है ये 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर ये जो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका आईडी होगा, क्योंकि ये डीमैग्नेटाइजेशन नेचर का होगा, क्योंकि लैगिंग है। और आई क्यू क्या होगा, ये हमेशा इससे 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। मतलब लैगिंग हो या लीडिंग हो, ये हमेशा ईएफ की दिशा में होगा आई क्यू। लेकिन आईडी क्या होगा, ये अगर लैगिंग हो तो इधर होगा, लीडिंग होगा तो इधर होगा। तो सबसे पहले हम ये लाइन खींचेंगे और इन दोनों को जब सम कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आईए प्राप्त हो जाएगा। यही चीज हमने यहाँ देखिए, ये हमने जो लाइन खींचा वो आईडी है और ये जो लाइन हमने खींचा है वो आई क्यू है।
क्योंकि हमने बता दिया था ये लैगिंग के लिए है। तो ये आपका EF प्राप्त, ये आपका EF है। अब EF में से क्या करना है, इस EF में से सबसे पहले इसको माइनस कर दीजिए। तो इसको माइनस करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, AD में जो करंट फ्लो होगा वो ID होगा, और AQ में जब XAQ में जो करंट फ्लो होगा उसको हम IQ बोलेंगे। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये करंट से क्या करेगा, ये आपका क्या है, ये देख रहे हैं, ये ID करंट है, क्योंकि ये ID करंट की दिशा इधर है। ये ID करंट क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये आपका ये जो वोल्टेज होगा ये इससे क्या करेगा, इंडक्टर में करंट क्या करता है, लैग करता है। तो इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, मतलब ये आपका हम बोल सकते हैं XAQ, मतलब ये आपका जो होगा, ये वाला जो होगा वो ये आएगा, इधर इस साइड में होगा। लेकिन इसकी दिशा हमने क्या कर दिया, माइनस करना, हमें जो माइनस करना है, इसलिए हमने इसकी डायरेक्शन किधर कर दिया, ये कर दिया। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं कि इसका जो होगा डायरेक्ट एक्सिस का, मतलब यहाँ पर ID और XAD का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कहाँ पर होगा, ये भी क्या होगा, ये करंट से क्या करेगा, ID करंट से लीड करेगा, कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ID करंट आप देख रहे हैं इस दिशा में है, तो इस दिशा में है, तो इसका दिशा क्या होगा, ये होगा आपका, ये होगा आपका ID XAD। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना, माइनस करना, इसलिए इसकी दिशा हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ये आपका आ गया। तो ये आपने पूरा ड्रा कर लिया। तो इन दोनों को ड्रा करने के बाद ये क्या मिल जाएगा आपको, अगर देखेंगे तो ये ER मिल जाएगा। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका ER मिल जाएगा। इस वजह से भी आपको दिख रहा होगा। अब इसमें से हम क्या कर दें, लीकेज रिएक्टेंस को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो यहाँ पर जो XAL है इसके अंदर दोनों करंट बहेगी, मतलब आप दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, और दोनों, अगर मान लो दोनों करंट है, इसके अंदर IA करंट जा रही है, तो IA क्या करेगी, IA से ये क्या करेगा, XAL क्या करेगा, ये लीड करेगा। तो आपकी IA करंट, तो ये इन दोनों को आपको सम किए थे, तो IA करंट आपकी ये मिल गई। ये IA करंट से क्या करेगा, इस IA करंट से आपका XAL IA XL क्या करेगा, लीड करेगा। तो हाँ, XAL क्या करेगा, लीड करेगा। तो ये आपका इधर है, तो ये आपका ये आ जाएगा IA XAL। अब चूंकि क्या है, यहां मुझे क्या करना है, माइनस करना है, इसलिए हमने इसकी दिशा उल्टी कर दी है। इसी IA XL को दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक ID में, ID के साथ, और एक IQ के साथ। तो यहाँ पर जो हमने दिखा दिया है, इसको हमने दिखा दिया है ID के साथ, इसका कंपोनेंट है, और ये जो कंपोनेंट है IQ के साथ। तो CD को आप यहाँ देख सकते हैं, CD क्या है, CD IQ XAL, और DE जो है वो ID और XAL को दोनों जोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, इन दोनों को जोड़ने पर CE मिल जाएगा, जो उसको हम IXL बोले हैं। मतलब किसी भी यहाँ जो भी करंट है उसको दो कंपोनेंट में तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हम पूरा एक्सप्लेन करके बना रहे हैं, पूरा क्लियर करके बना रहे हैं। अब इसमें जो करंट है, ये जो EF है, EF जो है, ये E और F है, ये क्या है, IAR है। तो इसकी दिशा क्या होगा, करंट की दिशा, देखिए करंट की दिशा इधर है, तो इसकी भी दिशा इधर होनी चाहिए, बट इसको हम माइनस कर रहे हैं, इसलिए ये हमने उल्टा बना दिया। तो इन सबको जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हो गया, VT प्राप्त हो गया। तो यही हमें प्राप्त करना था, ये फेजर डायग्राम मुझे ये बनाना था। ये जो फेजर डायग्राम है, ये कंप्लीट फेजर डायग्राम है। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इतना लंबा फेजर डायग्राम तो बनाएंगे नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं उसको समझते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो VT टर्मिनल वोल्टेज और IA के बीच में जो एंगल होता है उसको पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं, जिसको हमने थीटा बोला है। और VT और EF के बीच में जो एंगल होता है उसको टार्क एंगल बोलते हैं, जिसको डेल्टा बोलते हैं, पता है। और इस EF और IA के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। इसको न्यूमेरिकल में, गेट वगैरह में, या ES में, मेन एग्जाम में, कन्वेंशनल एग्जाम में ये साई पूछता है। तो ये साई आपको इंटरनल पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तो ये इसका क्या है, कंप्लीट फेजर डायग्राम है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, यहाँ से अगर ध्यान से देखिए तो VT इक्वल टू मतलब टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ये VT इक्वल टू ये कितने लोगों का सम है, इसका सम मतलब OA AB BC CD, ये CD DE और EF, और ये क्या EF को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, इसका फेजर सम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। याद ध्यान दीजिए VT तो हमने OA को हम क्या लिख सकते हैं, इस OA को EF लिख दिया, हमने यहाँ पे EF लिख दिया। इस AB को ध्यान से देखिए, इस AB को क्या लिख सकते हैं, JAXAQ IQ एंड XAQ, एंड इसको BC को क्या लिख सकते हैं, BC को JID XAD, क्लियर है। एंड इसकी बात करें CD को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा JIQ XAL, क्योंकि ये क्या था, ये आपका था IA XAL। अब इसकी दिशा में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, इसकी दिशा में Q वाला आ जाएगा और ये XAL आ गया, और इसकी दिशा में क्या हो जाएगा, यहाँ IQ की जगह क्या हो जाएगा, ID हो जाएगा, और ये क्या बचा IAR है, क्लियर है। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करने पे EF को तो हमने एज इट इज EF लिख दिया। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, IQ इसमें है और IQ यहाँ पर है, इन दोनों में IQ कॉमन ले लेंगे तो ये XAQ और XAL बच जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें ID और ID इसमें भी क्या है, कॉमन है, इन दोनों में ID कॉमन है, तो यहाँ पर आप ID कॉमन ले लेंगे तो XAD और XAL मिल गया, क्लियर है। और ये क्या आपका IR हो गया। अब क्या है, मेरा एम है कि जो लीकेज रिएक्टेंस है और क्वाड्रेटिक आर्मेचर रिएक्शन एंड डायरेक्ट क्वाड्रेटिक एक्सिस को हम क्या करते हैं, लीकेज रिएक्टेंस के जोड़ लीकेज रिएक्टेंस से ऐड करके हम उसका एक HD और XQ डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस और डायरेक्ट एक्सिस क्वाड्रेटर एक्सिस रिएक्टेंस प्राप्त कर लें। तो हम इस पूरे को क्या बोल रहे हैं, इस पूरे को XQ वाला बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें A नहीं लगा है क्योंकि इसके अंदर लीकेज रिएक्टेंस भी क्या हो गया, ऐड हो गया, और इसमें भी देखिए इसको हमने पूरे को क्या बोल दिया, HD बोल दिया, क्योंकि इसमें A नहीं लगा, क्योंकि इसमें आर्मेचर रिएक्शन के साथ साथ लीकेज रिएक्टेंस भी है, क्लियर है। तो ये IR है। यहाँ से हम वही हमने लिखा है जहाँ XQ इक्वल टू XAQ प्लस XAL, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और नहीं क्वाड्रेटर एक्सिस, ये क्वाड्रेटर होना चाहिए, ये क्वाड्रेटर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और ये क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोल देंगे। तो यहाँ से आपका क्या होगा, XAD इक्वल टू XAD प्लस XAL, इतना क्लियर है। एक चीज हमने यहाँ पे माना है कि जो लीकेज रिएक्टेंस है वो डायरेक्ट एक्सिस में हो या क्वाड्रेटर एक्सिस में हो, उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, इक्वल लेंगे, इसलिए जो हमने एजम्पशन मान रखा है ये चीज़। अब बात करते हैं कि इसका और हम फेजर डायग्राम सिंप्लीफाई कर से, यहाँ पर मुझे ये इक्वेशन मिल गया था VT इक्वल टू, यही से हमने इसको उठाया है, यहाँ से जो आपको निकला था VT इक्वल टू EF IQ XQ, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया EF JIQ XQ ID XD प्लस R है। तो यहाँ से आप देखेंगे और सिंपल हो गया, ये EF हो गया, EF में क्या किए आप इसको आप जोड़ देंगे और फिर इस वाले पोर्शन को, जो ये वाला पोर्शन है इस वाले को आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ से अब देखिए यहाँ लीकेज क्या हो गया, हट गया लीकेज रिएक्टेंस, क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस किस में ऐड हो गया, इस क्वाड्रेचर एक्सिस में, डायरेक्ट एंड क्वाड्रेचर एक्सिस में ये ऐड हो गया, इसलिए यहाँ पर लीकेज नहीं है। अब यहाँ पर IAR आपने माइनस कर दी, इस तरह से मुझे टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो गया, क्लियर है। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं, जो यहाँ पर हमने सबसे आगे फिगर बनाया है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, EF इक्वल टू इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये भी लिख सकते हैं। यही मेरा फाइनल सिंप्लीफाई वैल्यू था। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर ध्यान से देखिए EF इक्वल टू लिख सकते हैं VT माई प्लस JIQ XQ प्लस JID XD प्लस IAR है, ये सब फेजर सम होता है।
तो ये मेरा फाइनल हमें लाना है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से वही इक्वेशन में जो लिखा था पिछले पेज में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ इक्वल टू, पहले हमें क्या, पहले सबसे हमें आई ए हमने खींचा, आई ए क्या है लैग कर रहा, तो वी टी में आई ए आर ए जोड़ा, फिर आई ए जोड़ने के बाद आई डी एक्स डी जोड़ा, फिर आई क्यू एक्स क्यू जोड़ करके हमने ई एफ प्राप्त कर लिया। तो ये जो मेरा फेजर आया, ये सबसे सिंप्लीफाई फेजर डायग्राम होगा। इसी से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे या आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस फेजर का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि ये सबसे मोस्ट सिंप्लीफाई फेजर डायग्राम ऑफ द सेलिएंट मशीन के लिए होगा। ये जनरेटर के लिए है, आप मोटर के लिए भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं जो पहला फेजर था, जो हमने सबसे पहले पेज में दिखाए थे, तो यहाँ से अगर आप से ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्या होता है न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए यूज होगा। यहाँ से जो आईडी है, यहाँ से जो आईडी है, तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है, पूरा इस ट्रायंगल को आप कंसीडर कीजिए, ये आई ए है आपका, तो ये राइट एंगल है। तो यहाँ से जो ये एंगल है, इन दोनों के बीच में जो ये है, ये क्या है, लेमडा प्लस थीटा है, ये पूरा पूरा। तो इसके सामने अगर आप बात करते हैं आईडी की, आईडी बोले तो ये पोर्शन, तो ये आईडी किसके बराबर, इसके सामने है, तो ये एंगल क्या है, डेल्टा प्लस थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके लिए साइन के लिए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई ए साइन डेल्टा प्लस थीटा, आई ए साइन डेल्टा प्लस थीटा, मतलब आई की वैल्यू, आई की नहीं, आई डी की वैल्यू ये होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं कि डेल्टा प्लस थीटा को हम क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं, जो इंटरनल पावर फैक्टर एंगल है। सिमिलरली इसी प्रकार हम देखेंगे आई क्यू अगर ध्यान से देखिए, आई क्यू क्या ये है, तो ये पोर्शन किसके बराबर है, ये पोर्शन, ये मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, कास के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आई क्यू, आई ए हाइपोटेनस, आई ए कास डेल्टा प्लस थीटा, और डेल्टा प्लस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं। साई आपका क्या है, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल है। तो ये दो इक्वेशन हमें निकला, जो ये दो इक्वेशन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करेंगे। अब बात करते हैं, अब इसका फेजर डायग्राम का एनालिसिस। मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मकसद क्या है, ईएफ निकालना, ईएफ निकालना जो, और वो भी ईएफ ऐसे निकाला जाए सिंप्लीफाई रूप से, मतलब सिंप्लीफाई जो सिलेंड्रिकल का फार्मूला है उसी के रूप में हम लोग क्या कर दे, ईएफ निकाल दे सेलिएंट को। दोबारा सुनिए, मेरा मेन मकसद है जो ईएफ है सेलिएंट के लिए है, लेकिन इसका फार्मूला किसमें बदल दे, सेलिएंट के रूप में निकाल दे, जिससे इसको याद करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब देखिए समझते हैं कैसे। पहले हमें ये समझिए, अगर सिलेंड्रिकल होता तो मेरा फेजर डायग्राम कैसा होता, तो सिलेंड्रिकल होता तो फेजर डायग्राम सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे हमने बनाया ये वीटी बनाया और ये क्या आपका लैगिंग है, तो लैगिंग हमने बना दिया आई ए, और इस आई ए आर ए में क्या करेंगे, यहाँ हम जोड़ते थे आई ए आर ए, और ये क्या जोड़ते थे आई ए एक्सेस, और ये क्या जाता था आपका ई एफ हो जाता था। तो ध्यान से, तो ये आई ए एक्सेस अगर ध्यान से देखेंगे वही फिगर हमने बनाया है। अब यहाँ से ये देखिए आई ए आर ए, आई ए हो गया, ये आपका क्या होगा वी टी हो गया, ये आई ए आर ए, और ये क्या हो गया आई ए एक्सेस, तो ये क्या होगा आपका आई ए एक्सेस हो गया, और ये आपका क्या होगा ई एफ हो गया। ये ई एफ वही वाला है जो सिलेंड्रिकल, मतलब जो ई एफ डैश है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ई एफ डैश सिलेंड्रिकल जनरेटर के ई एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें क्या कर दे, सिलेंड्रिकल जनरेटर में अगर ये ईएफ को जोड़ दें तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, सेलिएंट प्राप्त हो जाएगा। यही मेरा मेन मकसद है। अब देखिए हम लोग क्या किए, हमने लिया एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ओ ए डैश बी, इसको हम ले रहे हैं। ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल आपका क्या है, डेल्टा प्लस थीटा है, ध्यान देखिएगा। और ये क्या है आपका, ये 90 डिग्री है, ये पूरा आपका राइट ट्रायंगल है। ये क्या डेल्टा प्लस थीटा, और ये क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या बचा आपका 90 माइनस डेल्टा प्लस थीटा बचेगा। ये तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे ये भी क्या है, इसी प्रकार
इसी प्रकार ये आप देखेंगे ये भी क्या है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल है तो ये क्या है, डेल्टा प्लस, ये क्या है 90, ये 90 है और ये अभी आपने प्रूव किया कि 90 माइनस डेल्टा प्लस थीटा। तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने के लिए इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, डेल्टा प्लस थीटा निकलेगी। तो यहां से जो हमने निकाला एंगल CAB क्या होगा, डेल्टा प्लस थीटा, वही हमने यहां पर लिखा है। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद पहले EF निकालना है, इस EF में ये लाइन क्या कर देना, ऐड कर देना है। अब देखिए हमने क्या लिखा, यहां से AC इक्वल टू, AC बोले तो ये AC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AB का डेल्टा प्लस थीटा। तो यहां से इस पूरे हम एंगल की बात कर रहे हैं, डेल्टा प्लस थीटा की। हाँ, तो इस एंगल के लिए ये क्या आ जाएगा, ये कास होगा, क्योंकि इस राइट एंगल की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये आपका कास होगा, डेल्टा प्लस थीटा। और इसी तरह इस AC का, अब ध्यान दीजिए, इस AB को हम क्या लिख सकते हैं, इस AB मतलब ये लाइन, अभी देखिए कुछ देर पहले हम फेजर बनाए थे तो वही फेजर तो यहाँ है। इस AB को हम क्या लिख सकते हैं, I एक्सेस। ये I एक्सेस क्या है, सिलेंड्रिकल के लिए जो बनाए थे, जो अभी हम फेजर डायग्राम ये बनाए हैं। क्लियर है, इसमें थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। यहां पर आ गया XIA का डेल्टा प्लस थीटा। इसको ध्यान से देखिए, इस AC को हम क्या ले सकते हैं, ये DE लिख सकते हैं, ये हमने DE लिख दिया। तो यहां से जो आपका DE की वैल्यू आया, तो DE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जो पीछे हमने सॉल्व किया था, XIA का डेल्टा प्लस थीटा। ठीक है, क्लियर है। यहां से अगर ध्यान से देखिए, ये एक इक्वेशन, इस DE को हम लिख सकते हैं XQ और सेम चीज हमने लिख दिया, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1 बोला। हमें अभी प्रीवियस देखे हैं कि IQ इक्वल टू ID और IQ का फार्मूला निकाले थे, तो IQ इक्वल टू क्या निकला था, IA का डेल्टा प्लस थीटा। इस IQ में हम क्या कर रहे हैं, SQ से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, ये निकल गया। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए और दोनों की इक्वलाइज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन ये तो बराबर है, तो ये इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ये इक्वल टू ले सकते हैं। इसमें आपका ये पूरा पोर्शन क्या है, इक्वल है, तो क्या ले सकते हैं, इतना इक्वल टू इतना ले सकते हैं आप। क्लियर है। तो वहां से हमने XIA, यहां IA लिखना चाहिए था मुझे, XIA और XQIA, यहां XQIA। अब यहां से IA क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा, X इक्वल टू, क्या बचेगा आपका, X इक्वल टू क्या बचेगा, ये आ जाएगा XQ। मतलब जहां आपका सिलेंड्रिकल का X आया था वो एक्चुअल में क्या है, क्वाड्रेचर एक्सिस है। सिलेंड्रिकल का जो X आया था, आर्मेचर रिएक्टेंस जिसको XAR वहां बोला जाता था, यहां पर X बोल रहे हैं, वो क्या है, क्वाड्रेचर एक्सिस है। अब यहां से क्या ध्यान दे, मेरा मकसद क्या था, EF निकालना था। अब EF निकालना है तो ध्यान से देखिए, तो EF निकालने के लिए आप क्या ले सकते हैं, EF निकालने के लिए आप यहां से EF डैश अब प्लस BD, तो BD। अब EF डैश इक्वल टू क्या है, आपको पता है, VT इक्वल टू VT प्लस IA एक्सेस। लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, IA एक्सेस ना लिख करके IQ XQ लिखेंगे, क्योंकि X इक्वल टू क्या निकला है, मेरा XQ निकला है। ये अभी प्रीवियस हमने देख चुके हैं। यहां से देखिए हमने वही निकाले हैं, यहां से X इक्वल टू क्या निकला है, XQ निकला है। अब देखिए क्या है, मेरा अब मेन मकसद क्या हो गया, मात्र BD, किसी तरह से BD निकल जाए। तो BD कैसे निकलेगा, इतना माइनस इतना, मतलब CB में से ये क्या कर दे, BC माइनस कर दे, CD माइनस CB, मतलब CD में से ये BC माइनस कर दे, वही हमने लिखा है। तो आपका CD की वैल्यू क्या है, अगर ध्यान से देखिए तो CD की वैल्यू IDXD है, तो IDXD है। और बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या है, तो इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या था, IA XQ था, अभी हमने क्लियर कर दिया था कि वो एक्सेस था, लेकिन एक्सेस को क्या बोलते थे, तो यहां से आपका क्या हो गया, आपका IA XQ साइन डेल्टा प्लस
थीटा हो गया। साइन प्लस डेल्टा थीटा के इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से जहाँ आई डी इक्वल टू क्या होता है, आई ए साइन डेल्टा प्लस थीटा, तो यहाँ आई ए की जगह क्या सकते हैं, आई ए साइन प्लस डेल्टा प्लस थीटा, ये ध्यान दीजिए। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आई डी एक्स क्यू आ गया। इसमें हमने क्या किया, आई डी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एच डी माइनस एस क्यू बचा। तो ये जो बी डी का वैल्यू आया, BD का वैल्यू आया, वो क्या आया, ये आया। तो यहाँ जो आपका EF इक्वल टू लिखे थे, या यहाँ पर लिख सकते हैं EF इक्वल टू VT प्लस IA प्लस JIXQ, और इसकी BD का वैल्यू क्या आ गया, प्लस JID HD माइनस XQ। ध्यान रखिएगा, HD हमेशा पॉजिटिव होता है, XD की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन XQ होता है, ये हम पहले प्रीवियस लेक्चर में जान भी चुके हैं। तो यहां से जो आया EF इक्वल टू EF डैश प्लस JID XD माइनस XQ, ये क्या है, आपका सेलिएंट फैक्टर है, सेलिएंसी फैक्टर है। इसी को मुझे याद करना है। ये क्या है, आपका ऑलरेडी सिलेंड्रिकल है, इसलिए ये तो मुझे पहले याद है। EF का वैल्यू क्या होता है, EF का वैल्यू भी सिलेंड्रिकल के लिए EF का वैल्यू VT प्लस IA RA JIA एक्सेस होता है, तो ये तो मुझे पहले से पता है। और यहां पर हमने क्या निकाला है, मतलब सिलेंड्रिकल में अगर सेलिएंसी फैक्टर से क्या कर दीजिए, ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सेलिएंट का प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको सेलिएंट बनाना है तो XD की वैल्यू क्या कर दीजिए, XQ कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका ये Q आया था वो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। मतलब सीधी इन तीनों को क्या कर दे, X के बराबर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका X हो जाएगा। और IA क्या हो जाता है, IQ क्या हो जाता है, वो IA में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं, IQ इक्वल टू होता है IQ इक्वल टू IA cos डेल्टा प्लस थीटा, यहाँ से आपका निकल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाला, EF निकाल लिया। अब मेरा मेन मकसद क्या है, इंटरनल पावर फैक्टर निकालना है, मतलब इंटरनल पावर फैक्टर मतलब साई की वैल्यू निकालना है। आप चाहिए तो इससे भी निकालिए, या इसका एक और अभी इजी मेथड बता देते हैं, इसको कैसे 10 साई की वैल्यू निकालेंगे। इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन इसलिए किया, ध्यान से देखिए, तो ये जो वैल्यू होगा ये सेम फिगर है, बस हमने क्या कर दिए कि इसको जो अगर यहाँ से आप ध्यान इस पूरे वैल्यू को देखेंगे तो ये डेल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, VT साइन डेल्टा हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया VT साइन डेल्टा। मेरा मकसद है 10 साई की वैल्यू क्या होता है, 10 साई इक्वल टू ये पूरा एंगल, ये आपका क्या पूरा राइट एंगल हो गया। ये क्लियर है, राइट एंगल। तो यहाँ से राइट एंगल देखेंगे तो क्या है, 10 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, A डैश बी अपॉन बेस क्या है, OA डैश हमने लिख दिया। अब मेरा मकसद क्या है, ये पूरी वैल्यू निकालना। तो यहाँ से अगर देखेंगे, अगर हम बात करें AB डैश की, A डैश बी की, तो ये वैल्यू मतलब AB प्लस AA डैश, मतलब क्या हुआ, AB और AA डैश, और AB की वैल्यू क्या है, IAXQ है, IA यहाँ लिखा होगा IAXQ, और इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा गया वही IXQ हो गया। और इसकी बात अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, इससे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन वाला फार्मूला हो जाएगा, तो VT साइन थीटा हो जाएगा। सेम प्रकार सिमिलरली अगर हम इससे देखना चाहें, इस वाले पोर्शन से, तो आपका जो OA डैश लिखे थे, OA डैश क्या था आपका, बेस था OA डैश, तो OA डैश में ये पूरा पोर्शन है, तो OA डैश में एक तो ये तो कास वाला हो जाएगा, ये IARA हो जाएगा, तो VT कास थीटा प्लस IARA ये आपका आ गया। तो यहां से आप क्या निकाल दिए, पावर इंटरनल पावर फैक्टर एंगल निकाल दिए। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमें पता है लैगिंग के लिए EF का जो फार्मूला आता था, क्या आता था, अंडर रूट VT कास थीटा प्लस IARA प्लस VT साइन थीटा प्लस IA एक्सेस, ये होता था। ये किसके लिए था, लैगिंग के लिए था। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan साइन इक्वल टू ये अपान, मतलब ये अपान VT कास थीटा अपान VT साइन थीटा प्लस IARA, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। ये वही चीज देखिए, बिल्कुल वही चीज लिखा गया है। अगर लैगिंग होगा तो ये होगा,
अगर लीडिंग होगा तो लीडिंग की जगह क्या करते थे वहां पर, यहां पर हम लोग माइनस कर देते थे, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपने देखा इंटरनल पावर फैक्टर निकालना भी वैसे ही है जैसा इसमें है। तो हमें सेलिएंट को हमने क्या कर दिया, सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो बहुत सिंप्लीफाई है। यही मेरा ये जनरेटर के लिए किया, सिमिलरली इसी तरह हम लोग मोटर के लिए कर देंगे। आज के लिए मेरा इतना ही लेक्चर रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।